हेलो बच्चों। तो देखो आज का जो हमारा चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, और उस विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। लास्ट में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ लिया था। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे विद्युत फ्लक्स की। किसकी बात करेंगे? विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हम कह देते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यानी विद्युत फ्लक्स, जिसको हम किससे दिखाते हैं? फाई ई से हम दिखाकर चलते हैं। और डेफिनेशन क्या कहती है कि विद्युत क्षेत्र में, यानी अगर कोई मेरे पास एक विद्युत क्षेत्र रखा गया है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे पास में एक विद्युत क्षेत्र है, इस प्रकार का एक क्षेत्र है विद्युत क्षेत्र, जिसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया है, उसका पूरा का पूरा ये उसका एक एरिया है जहाँ पर वो बह रहा है। कहता है कि किसी क्षेत्रफल से, उसके नज़दीक कोई भी हमने एक क्षेत्रफल रख दिया, और कहता है उसके लंबवत गुजरने वाली, यानी इसके लंबवत गुजरने वाली कोई भी मेरे पास में कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी उसमें से निकलने वाली, यानी कोई भी अगर मेरे पास में एक विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर मैंने क्या कर दिया कि कोई एक क्षेत्रफल रखा है, कहीं स्थित किसी क्षेत्रफल से एक अगर लंबवत अगर मेरे पास में गुजरने वाली जो रेखाएं होंगी, उनको हम क्या कह देते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं उन संख्याओं को। अब ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, लंबवत है, तो अब कईयों के दिमाग में आएगा सर एंगल के साथ क्या होगा, तो उसके ऊपर भी हम आते हैं। तो देखो मैं पहले इस फिगर को समझाने से पहले इधर आता हूँ। क्या कहता है कि पृष्ठ पर लंब डालते हैं, यानी ये मेरे पास कोई एक पृष्ठ है, ये मैंने एक पृष्ठ मान लिया, ये मेरे पास पृष्ठ लेके चल रहे हैं कि लंब डालते हैं, यानी इसके पृष्ठ पर हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, जो कहता है कि जो क्षेत्रफल डी ए को पृष्ठ की एक सतह को पॉजिटिव मानते हैं। और हमने क्या माना कि जो ये मेरे पास सतह है, इसमें हम एक सतह को तो क्या मानते हैं? पॉजिटिव, जिससे बल रेखाएं बाहर निकल रही हों वो तो मेरे पास धनात्मक, और जिसके अगर अंदर आ रही हों तो उसको हम क्या मान लेते हैं? ऋणात्मक। तो भाई पृष्ठ से निकलने वाली रेखा तो एक तरफ ही होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ कि इधर, तो अगर यहाँ पर देखी जाए तो मेरे पास में क्षेत्र से गुजरने वाली रेखाएं बाहर निकल रही हैं, तो भाई इधर से अंदर भी तो आ रही हैं, तो एक तरफ से बाहर निकली, ये तो नहीं दोनों तरफ से बाहर निकल रही। तो जिस सतह पर, इसलिए कहा कि पृष्ठ की एक सतह को हम धनात्मक मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं, और कहता है डी ए व मेरे पास ई के मध्य अगर एक थीटा कोण बनता है तो पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा? तो कहता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास में डी फाई उसने क्या मान लिया? कहता है एक स्मॉल फ्लक्स की बात कर रहा है, छोटे से हिस्से के लिए। कहता है डी फाई उसमें से फ्लक्स गुजर रहा है, और किसके बराबर है? ई विद्युत क्षेत्र गुना में डी ए कॉस का थीटा मेरे पास ये मान होगा। निर्गत विद्युत फ्लक्स जो भी होगा उसका मान इसके बराबर होगा। यानी मान लेते हैं कि मेरे पास में ये पृष्ठ है और इसी के लंबवत क्या है मेरे पास? डी ए, क्षेत्र की दिशा, डायरेक्शन, यानी जो मेरे पास क्षेत्रफल है। ये कल मैंने एक सदिश क्षेत्रफल बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, उसी पर आधारित है। कहता है मान लेते हैं कि ये मेरे पास ये विद्युत क्षेत्र रखा गया है, मैं विद्युत क्षेत्र के साथ बात कर रहा हूँ, और उसमें एक पृष्ठ इस प्रकार से रखा गया जिसकी ये मेरे पास में डी ए और इनके मध्य बनने वाला ये जो कोण है ये मेरे पास थीटा है। तो मैं अगर इसको रिजॉल्व कर दूं, जरा देखें तो याद हो तो हमने एक परिमाण को क्या करे, दो भाग बांट रहा हूं, तो यहाँ पर जिसके साथ थीटा है उसको क्या ले लिया? डी ए कॉस थीटा। तो कहता है इससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, ये मेरे पास निकलने वाली फ्लक्स रेखाएं कितनी होगी? क्योंकि क्या कह रहा है, जरा यहाँ पर देखो कि लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाएं, किसकी बात कर रहा है? कुल विद्युत बल रेखाएं। तो बल रेखाएं तो ये नहीं ना विद्युत की, किस दिशा में? डी ए कॉस थीटा साथ में, तो इन दोनों का गुणनफल जो करूंगा वो मेरे पास क्या आएगा? उसका कुल निर्गत फ्लक्स निकल जाएगा। तो डी फाई हमने लिख लिया, किसके बराबर है? ई डी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं ई डॉट में डी ए डी फाई के बारे में लिख सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट याद है? बिंदु फलन हमने लास्ट सदिश रूप में वेक्टर चैप्टर जो हमारा है उसमें ये डिस्कस भी करते हैं। एक मेरे पास में बिंदु फलन और दूसरा मेरे पास में क्रॉस फलन। तो देखो यहाँ पर क्या है? कॉस थीटा, तो मैंने यहाँ डॉट लगा दिया, अगर साइन होता तो मैं क्रॉस लगा देता। अब इसी के ऊपर आधारित आगे हम चलते हैं इसी में ही। तो क्या कहता है जरा देखें,
कहा जा सकता है कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यानी ये कहा जा सकता है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित अगर मेरे पास कोई पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स होगा, यानी कोई भी विद्युत क्षेत्र में अगर स्थित मेरे पास कोई पृष्ठ है उससे निर्गत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र सदिश E एवं सदिश क्षेत्रफल dA के गुणनफल के बराबर होता है। वही मैंने डेफिनेशन ही कही है, दोबारा कुछ नहीं कहा। कहता है विद्युत जो फ्लक्स है वो मेरे पास एक क्या है, सदिश राशि है। क्या राशि है मेरे पास में, एक अदिश राशि है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, अदिश राशि है। ठीक है, क्या राशि है, अदिश, को दिशा नहीं, जिसके क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे कि कहाँ पर है, तो जिस दिशा में ये है वहाँ पर चल ही रहा है। तो कहता है जो मेरे पास फ्लक्स है वो क्या है, एक अदिश राशि है जिसकी विमा क्या है m1 L3 T-3 और A-1 अकॉर्डिंग टू 11th चैप्टर ही लेके चल रहा हूँ, कोई नया नहीं बनाया। अब कहता है अगर ये बड़े पृष्ठ से संबंध अगर विद्युत फ्लक्स हो, मैंने कहा कि ये मेरे पास एक बड़ा पृष्ठ मान लिया और मैंने कहा भाई मैं सारा एक साथ नहीं निकाल सकता, तो मैंने इसको छोटे टुकड़ों में बात कर ली। जैसे मैंने कल कहा था ना, एक छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर लेते हैं। तो मान लेते मैं सभी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दूं और उन सभी को अगर वापस ऐड कर दूं तो इस पूरे पृष्ठ का मेरे पास क्या आ जाएगा, फलन। देखो जरा ऐसे, ये मेरे पास में है, मैं इसको एक छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहा हूँ, तो मैंने अगर इसका एक का निकाल लिया तो ऐसे मैं सभी का निकाल कर अगर उनको जोड़ दूँ तो मेरे पास इस पूरे पृष्ठ का क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा। तो मैंने ये कहा कुल फ्लक्स निकालना है फाई, तो क्या कर दिया, इंटीग्रेशन किसके लिए, सभी को यानी जोड़ने के लिए तो आता है काम में। तो ये आ गया मेरे पास में डी फाई, किसके बराबर था, डी फाई ई डॉट में डी ए, और यहाँ क्या लगा दिया, सरफेस, पृष्ठ के लिए। और ई डी ए को क्या लिख सकता हूँ, ई डी ए कॉस थीटा सरफेस समाकलन के लिए। अगर यही बंद पृष्ठ हो तो बस कुछ नहीं करना, यहाँ क्या लगा देंगे, एक गोला लगा देंगे समाकलन में, यानी ये किसका चिन्ह आएगा, एक बंद पृष्ठ में मेरे पास में कुल विद्युत फ्लक्स कितना है वो हम निकाल सकते हैं। अब यहीं पर एक लाइन और, विद्युत फ्लक्स 3 भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। वैसे कौन कौन सी 3 भौतिक राशियों पर निर्भर करता है, एक तो मेरे पास में विद्युत क्षेत्र E पर, दूसरा क्षेत्रफल पर dA, और E और dA के मध्य यानी जो मेरे पास में E एंड जो मेरे पास में dA लेके चल रहा हूँ, इन दोनों के मध्य जो कोण बनता है ना थीटा, उस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, उन दोनों के मध्य बनने वाले कोण थीटा के ऊपर निर्भर करता है। यानी विद्युत फ्लक्स हमने निकाल लिया, लेकिन वो मुख्यतः किस पर है, जरा देखो यहाँ पर फाई ई भी है, डी ए भी, और साथ में क्या है, कॉस थीटा। अब इसी के आधार पर हम फिर डिस्कस करते हैं आगे। जरा देखो अब यहाँ पर, अब कंडीशन ले ली, कहता है कि मान लेते हैं कि मेरे पास में अगर थीटा 0 डिग्री हो, तो 0 डिग्री है तो मतलब मेरे पास फाई बराबर में ई डी ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा कॉस 0 हो तो क्या आता है 1, तो यानी फाई बराबर में क्या आ जाएगा, ई डी ए, और ये उसका मैक्सिमम मान होगा, यानी उस समय मेरे पास फ्लक्स सबसे अधिकतम निकलेगा, धनात्मक होगा और निर्गत होता है, यानी बाहर की ओर निकलता है। ये एक चित्र दिखा रखा है हमने, जरा यहाँ देखें तो ये मेरे पास उसका पृष्ठ लंबवत में है डीए, और विद्युत क्षेत्र भी उसी के लंबवत है, तो यानी इनके बीच बनने वाला यहाँ थीटा डिग्री का कोण कितना हो गया, 0। अब यही कहता है अगर मेरे पास ये पृष्ठ इस प्रकार से हो और विद्युत क्षेत्र ऐसे नहीं ऐसे जा रही है, तो इन दोनों के मध्य बनने वाला कोण कितना है, थीटा बराबर में 90 डिग्री। और अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो कॉस 90 का मान कितना होता है, 0, यानी उस समय मेरे पास सबसे मिनिमम यानी सबसे कम मेरे पास में फ्लक्स निकलेगा, यानी ये मान सकता हूँ फ्लक्स निकल ही नहीं रहा, तो ये मेरे पास में फ्लक्स आएगा। अगर ये कहता है कि मान लेते हैं ये पृष्ठ इस प्रकार से रखा गया है और पृष्ठ की जो सतह मैंने धनात्मक मानी है वो ये रही, इस तरफ हो गई, यानी डी ए की दिशा ये रही, उल्टा रख दिया आपकी बार, विद्युत क्षेत्र के उल्टा, और विद्युत क्षेत्र मेरे पास में ई की दिशा ये रही, तो यानी कॉस 180 डिग्री का मान कितना आ गया, माइनस में, यानी फ्लक्स तो है लेकिन उसकी दिशा क्या है, विपरीत होगी, अपोजिट इन डायरेक्शन में होगा, उस क्षेत्रफल के विपरीत दिशा में जाएगा। ये धनात्मक दिशा मानी थी, ये उसके विपरीत जा रहा है, मतलब ये क्या मान लिया गया, नेगेटिव। तो कितना है, ई डी ए। तो कहता है यह विद्युत फ्लक्स नेगेटिव तथा परिवेशित फ्लक्स कहलाता है, यानी
इस फ्लक्स को हम क्या कह देते हैं, ये निर्गत था, सीधा निकल रहा था, इसको हम कह देते हैं कि ये एक प्रकार से निवेशी है, मतलब प्रवेश कर रहा हो। मैंने कहा था ना कि सतह के अगर अंदर आ रहा हो तो ऋणात्मक, बाहर निकल रहा हो तो धनात्मक। तो यहाँ पर क्या कहता है, अगर थीटा बराबर में 180 डिग्री हो तो उस समय मेरे पास कितना होगा, फाई बराबर में माइनस का EDA मेरे पास विद्युत फ्लक्स होगा। अब इसको मैं थोड़ा एक फिगर में दिखाता हूँ कैसा है। ये तीनों डायग्राम बड़े इंपॉर्टेंट है। ये इन तीनों के ऊपर मैंने एक सीधा सा बना दिया कि मान लेते ये मेरे पास एक क्षेत्र है जिसमें विद्युत फ्लक्स की रेखाएं किधर बह रही हैं, इस दिशा में। ये रही विद्युत फ्लक्स की दिशा, इस तरफ है E। और कहता है कि अगर विद्युत फ्लक्स में ये सरफेस है दोनों, मेरे पास एक पृष्ठ रखा गया है, ये पृष्ठ के उसकी सतह है। अब कहता है कि भाई ये पृष्ठ रख लिया और जिसकी त्रिज्या मैंने मान ली R, तो देखो यहाँ पर DA की दिशा भी इधर है और विद्युत क्षेत्र की भी दिशा कितनी है, इधर। तो थीटा बराबर कितना हो गया, इनके बीच में कितना हो गया, ये दोनों के दोनों इधर ही हैं। तो थीटा बराबर मेरे पास में कितना है, इधर 0 डिग्री होने के कारण मेरे पास में मान कितना आ गया, पाई R², यानी उस क्षेत्र का गुना में मैंने क्या कर दिया, E, फ्लक्स का मान मिल गया। अगर यही देखें, ये क्षेत्र जा रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये रही, और ये सरफेस के बीच में यहाँ बनने वाला कोण 90 डिग्री है, यानी थीटा बराबर मेरे पास 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री का मान कितना था, 0। तो फ्लक्स का मान कितना आ गया, 0। अब जरा देखें, ये मेरे पास विपरीत दिशा में, यानी अब यहाँ से विद्युत क्षेत्र आ रहा है तो इस पृष्ठ में से होकर जाएगा ना, इसलिए तो कहा उसको प्रवेशित। तो इसकी दिशा इस पृष्ठ के हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर बाहर की ओर। तो ये क्या आ गया, DA। विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, यानी उल्टा। E तो इधर है, लेकिन DA किधर है मेरे पास में, उसके उल्टा, यानी थीटा बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री। जरा देखें, बन रहा है ना, इस बिंदु के बीच में से कितना कोण है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री बन रहा है, तो कितना आ गया, माइनस का पाई R², E, ये मेरे पास उसका मान आता है। क्लियर बात यहाँ पर। ये था मेरे पास विद्युत फ्लक्स। तो एक बार मैं डेफिनेशन फिर से बोल रहा हूँ कि विद्युत क्षेत्र में स्थित, बड़े ध्यान से, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, और जिसे व्यक्त करने का तरीका क्या है, फाई E। अब एक न्यूमेरिकल लिख रखा है मैंने छोटा सा, ताकि थोड़ा सा हम करने की आदत बन जाए कि फॉर्मूला कैसे लगाना है। तो ज़रा देखो, यहाँ पर एक फॉर्मूला कहता है, मेरे पास कोऑर्डिनेट दे दिए, एक tan 100 I कैप प्लस में 300 J कैप वोल्ट पर मीटर दे रखा है। क्या दे रखा है, वोल्ट पर मीटर। याद हो तो ये एक यूनिट है, किसके लिए आ गया, E। ये मान दे दिया उसने, E का मान उसने यहाँ पर दे दिया। कहता है समरूप विद्युत क्षेत्र में, यानी एक जैसी मेरे पास विद्युत क्षेत्र में, यानी 3 गुना 10 की घात -3 J कैप मीटर स्क्वायर, यानी अब यहाँ पर ये क्या है, मीटर स्क्वायर। अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो ये मात्रक देख लिया करो, क्या है मीटर स्क्वायर, मतलब एरिया है। तो ये क्या दे दिया उसने, एरिया दे दिया है, DA। अब निकालना है, तो फ्लक्स पूछ रहा है, निर्गत फ्लक्स कितना है। तो फाई का मान क्या था, D फाई बराबर में E डॉट DA, हमने बार बार ये लिखा है। E का मान दे रखा है 100 I प्लस में 300 J, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, 3 इंटू में 10 की पावर -3 J कैप। अब बिंदु फलन याद है, क्या कहते थे, I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। उसका मान मुझे मिलेगा, 0 नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखें क्या है, I डॉट मेरे पास क्या है, J, तो 0 हो गया, ये बच गया 300 इंटू में क्या है मेरे पास में 3 इंटू 10 के पावर -3, और ये क्या था, J डॉट J का मान क्या है, 1। तो अब इसको गुना कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा लगभग कितना है, 0.9 वोल्ट पर मीटर मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये था मेरे पास में विद्युत फ्लक्स। कोई भी डाउट लगे बेझिझक पूछ लेना, किसी प्रकार से भी आप पूछ सकते। अब आते हैं दूसरा इसी पर, चैप्टर 1 का ये एक और टॉपिक मैंने फिर से रख रखा है, साथ के साथ ही रख रखा है। देखो चैप्टर 1 का ये जो मेरा टॉपिक चल रहा है,
आज मैंने लिया एक और इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मूवमेंट। विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम कहते हैं। देखो मोमेंटम आघूर्ण की बात करें, मोमेंटम बना हुआ कैसा है, किस प्रकार का है, उसकी डिस्कशन यहाँ पर सब करेंगे। तो बड़ा छोटा सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं उठाया हुआ। तो देखो क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन के अनुसार बात करेंगे। कहता है परिमाण में समान, क्या हो, परिमाण में तो मेरे पास समान, लेकिन विपरीत प्रकृति के दो अल्प आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर होते हैं। यानी एक मेरे पास में ये प्लस आवेश है और दूसरा मेरे पास ऋणात्मक, परिमाण में तो समान है लेकिन विपरीत प्रकृति के हैं और अल्प दूरी पर रखे गए हैं। और ये दूरी मैंने मान रखी है डी। कई बुकों में 2a भी लेके चलते हैं, जैसे राजस्थान की जो पुरानी बुक है, राजस्थान बोर्ड की जो ओल्ड बुक है, उसमें 2a भी लिखा है, कईयों में डी लिखते हैं, कईयों में और भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, नोटिफिकेशन हमारा। तो मैं यहाँ डी मान के चल रहा हूँ, सॉल्यूशन डी के साथ है, चाहे आप 2a रख दो, एक ही बात आएगी। तो कहता है उनके इस आवेश युगम को, यानी ये जो इनका आवेश युगम है, यानी ये जो युगम बन रहा है ना, एक प्लस और एक माइनस का, इसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। और ये दोनों रेखाओं यानी दोनों आवेशों को मिलाने वाली ये जो रेखा है, यानी ये जो लाइन इसको मिला रही है ना, ये लाइन, इस लाइन को बोल देते हैं ध्रुवीय की अक्ष, यानी एक्सिस ऑफ डाइपोल भी कहते हैं। डेफिनेशन पूछ सकता है एक्सिस ऑफ डाइपोल क्या है, तो सीधी सी डेफिनेशन कि दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा को हम एक्सिस ऑफ डाइपोल, द्विध्रुव अक्ष भी कह के चलते हैं। अब नई डेफिनेशन, दूसरा टॉपिक एक और साथ में था, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो कहता है कि आवेश मेरे पास एक Q हो, एक मेरे पास -Q के बीच का अल्प विस्थापन D, यानी इनके बीच में एक अल्प विस्थापन है, यानी D मेरे पास में दूरी हो। तो कहता है इनसे मिलकर बने जो मेरे पास है, यानी P बराबर में QD या 2a लिख देते हैं, 2AQ, ये मेरे पास क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट मेरे पास में कहलाता है, उनके गुणनफल को। अब इसी को आगे एक और लाइन में देखो क्या कह रहा है। ये एक सदिश राशि है क्योंकि दिशा होगी इसकी, और कहता है कि मान लेते हैं ये मैंने यहाँ पर एक प्लस माना हुआ था और दूसरा मेरे पास में यहाँ क्या मान रखा था? नेगेटिव। तो ये मेरे पास में कहता है एक सदिश राशि है क्योंकि इसकी दिशा होगी Q, मोमेंटम किसी एक दिशा में लग रहा है। और कहता है कि इसकी जो दिशा है वो नेगेटिव से कहाँ होगी? मेरे पास में हमेशा पॉजिटिव की ओर होगी। क्या है? नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर मेरे पास में इसकी P की दिशा होगी, यानी माइनस से प्लस की दिशा हमारे पास में हमेशा चलेगी। मात्रक क्या लेके चल रहा है? कूलाम मीटर मेरे पास में उसका मात्रक है। क्या है? कूलाम मीटर। कहता है साथ में, या फिर हम उसको D/B भी कह सकते हैं। क्या है? D/। विमा क्या है? M0 L1 T1 A1। कई बार सोचते हैं सर विमाएँ क्यों बता रहे हो सर, 11th में भी तो थी। अरे विमाएँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन उठाना होता है तो यहाँ से उठा लेता है, और हमें एक आदत होनी चाहिए कि हम साथ के साथ विमाओं को भी याद करें। तो देखो इसी निष्कर्ष पे एक निकला, कहता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक आवेश के परिमाण, कोई भी दोनों आवेश है और मैंने कहा समान आवेश परिमाण के साथ में, कहता है कि दोनों हो तो उन्हीं को तो क्या कहते हैं? डाइपोल ही तो कहते हैं, यानी द्विध्रुव कहते हैं। तो कहता है कि एक आवेश का परिमाण एवं उनके बीच की दूरी, यानी जो विस्थापन हुआ है, उनका गुणनफल के बराबर होता है। यानी P मेरे पास जो लेके चल रहा हूँ वो 2AQ भी लिख सकता हूँ, या फिर मेरे पास में DQ भी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। दिशा लेके चल रहे हैं तो यहाँ पर इसको इस तरह डायरेक्शंस दिखा दो। ये मेरे पास में उसका अब जो नेक्स्ट हेडिंग है इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसी के आधार पर मेरे पास दो बिंदु निकल गए। और वो दो बिंदु निकले क्या? पहला बिंदु निकला कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है ड्यू टू किसके? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण मेरे पास उसकी विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी है वो पूछ रहा है। तो वो उसको निकालने के दो तरीके हैं। कहता है या तो मेरे पास अक्षीय पर रखा हो, यानी कोई भी आवेश जो रख रखा है मैंने उसकी, अगर कोई आवेश अक्षीय पे या अनुदैर्ध्य स्थिति पर हो
दूसरा कहता है निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति पर। पहला कौन सा कह दिया, अक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति पर। दूसरा कहता है निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति पर हमारे पास में कहकर चलता है। तो इन दो को हम यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे आगे। तो मैं एक उठा लेता हूँ और वो मैंने उठाया सबसे पहला अक्षीय मेरे पास में उठाकर चल रहा हूँ। तो ज़रा देखिए, मैं इसको बड़ा जल्दी से नहीं उठाते, आराम से करेंगे, कोई ऐसा नहीं है अपना टाइम थोड़ा सा एक वीडियो लेंथी बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। देखो कहता है कि मैंने कहा अक्षीय रेखा की बात कर रहा हूँ। अक्षीय रेखा कैसे, मैंने मान लिया कि मेरे पास एक ऋणात्मक और एक धनात्मक, क्योंकि हम दिशा इस तरफ दिखाना चाहते हैं, हमेशा राइट टू फॉरवर्ड लेके चलते हैं, सीधे हाथ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इस हिसाब से हम ले लें। चाहे आप इसको उल्टा कर दोगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला। तो मैंने यहाँ पर क्या लेके चल रहा हूँ, एक मेरे पास माइनस आवेश है और दूसरा मेरे पास प्लस क्यू आवेश है, और इनके मध्य की दूरी मैंने क्या मान रखी है, डी। तो आधी कितनी होगी, dy/2, और दूसरी कितनी है, dy/2, उनके बीच पर, दोनों समान आवेश हैं। और कहता है इसी से कहीं उसी एक्सिस यानी अक्षीय रेखा पर मैंने एक p आवेश रखा है, परीक्षण आवेश। और कहता है कि इस परीक्षण आवेश पर इस विद्युत द्विध्रुव के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। क्या कहना है, इन दोनों के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो मैं इस पर निकालना चाहता हूं। तो कहता है कि पहली बात, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या, माइनस से प्लस, मैंने दिखा दी। ओ बिंदु से P की दूरी कितनी है, R, ये ले लिया। तो कहता है माना P बिंदु पर द्विध्रुव O से R दूरी पर है और P पर A और B के कारण विद्युत क्षेत्र कितना है। तो अब देखें, हमने एक वीडियो में जो हमारा पीछे था उसमें परीक्षण आवेश के बारे में मैंने बात की थी। परीक्षण आवेश, जिसको हम बोल रहे थे टेस्ट चार्ज। कोई हिंदी भाई मेरी गड़बड़ होगी हो तो क्षमा करना। टेस्ट चार्ज, और हमने क्या कहा, टेस्ट चार्ज को हम क्या मान के चलते हैं, धनात्मक। तो उसी के आधार पर हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि सारी थ्योरी इसी पर बात करके चल रही थी। तो देखो प्लस जब मेरे पास था तो ये प्लस है, और ये प्लस क्या होगा, दोनों के दोनों पे रिपेल होगा। तो इस रिपेल के कारण इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ है, E1 उसके विपरीत, यानी O से P की ओर दिशा में चल रहा है। वहीं मेरे पास दूसरा P पर माइनस क्यू के कारण जो है वो, यानी ये क्या चाहेगा, आकर्षण करेगा, इसको आकर्षण करेगा, तो उसकी दिशा कहाँ होगी, इस तरफ, यानी E2 की दिशा मेरे पास में कहाँ है, ये है AP की ओर, यानी या फिर PA बोल सकता हूँ। ये तो मेरे पास है O से P की ओर, और ये P से A की ओर मेरे पास में इसकी दिशा होगी। अब इसी पर आगे चलते हैं। तो देखो सामान्य जो सूत्र है उस सूत्र के अनुसार बात करूं तो मेरे को पता है कि E किसके बराबर आता है, KQ में R² और R की कैप। ये लेके चलते हैं, यही सेम यहाँ पर डायग्राम बना लिया मैंने ताकि आप जुड़े रहें। तो मैंने कहा कि इसके कारण जब इस पे लग रहा था P पर, तो वो कितना आ गया, KQ में BP, यानी ये दूरी कितनी है मेरे पास में, ये लेके चलनी है BP, क्योंकि आवेश तो ये रहा ना, तो ये दूरी आ गई मेरे पास में BP, और इसका स्क्वायर करना है, और डायरेक्शन क्या है, BP की दिशा में ही है। ये चाहे आप OP भी बोल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कहता है मेरे पास विद्युत क्षेत्र E2, मैंने मोड लगा रखा है, मैंने यहाँ दिशाओं के साथ में अलग बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं परिमाण के सूत्र पे लेके चल रहा हूँ। कहता है KQ तो है ही, अपॉन में क्या लेके चलते हैं, R² की जगह यहाँ पर क्या है, AP। क्यों, अब ये इस दिशा के कारण है। मैं थोड़ा सा एक दूसरा हाईलाइटर ले लूँ कलर करने के लिए। देखो ये ज़रा देखो, इसकी बात कर रहा हूँ। अब ये मेरे पास लग रहा है ये वाला, तो अब ये दूरी कितनी है मेरे पास में, ये है AP का स्क्वायर, और दिशा कहाँ है, P से A की ओर थी, और पहले वाली कहाँ है, इस तरफ थी, तो इसलिए मैंने BP लिख दिया। अब कहाँ लिखा है, PA दिशा में, उसके ऊपर बल। चित्र से जरा आए तो BP किसके बराबर है, BP निकालना हो तो हम कह सकते हैं कि OP माइनस में OB कर दूं तो मेरे पास मान आ जाएगा। तो ज़रा देखें OP कितना है, वो मेरे पास R है, उसमें से OB निकाल दूं, OB कितना है, ये रहा, और इसकी मान कितना है, dy/2, वो आ गया मेरे पास R माइनस में dy/2। वहीं दूसरा AP कितना है, OP प्लस में OA,
और किसके बराबर है, r प्लस में dy/2 जोड़ दिया मैंने, यानी कितना है, ये रहा पहले r तो है ही, और ये कितना हो गया, dy/2 इसके अंदर ऐड हो गया, वैल्यू रख दी, ये आंसर आ गया। बस कुछ नहीं किया मैंने, सीधी वैल्यू रखी है इसी के अंदर BP दिशा में, और ये मेरे पास PA दिशा में। कहता है P पर निकालना हो तो ये P बिंदु था, तो एक तो E1 इस दिशा में और दूसरा मेरे पास कितना है, E2 इस दिशा में। तो देखो प्लस के कारण मेरे पास क्या होगा, विद्युत क्षेत्र ज़्यादा, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि E1 का मेरे पास E2 से ज़्यादा है। तो इस P पर अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो इन दोनों को क्या कर दूंगा, घटाऊंगा एक दूसरे से। तो मैंने निकाला परिणामी तीव्रता किसके बराबर है, E1 माइनस में E2, और दिशा कहाँ होगी, E1 की ओर। सीधा सा काम है, इसके बारे में भी बड़ा ट्रिक दूंगा एक छोटी सी। तो यहाँ पर मैंने E1 का मान रख दिया, क्या रख दिया, E1 का मान मैंने यहाँ रख दिया। तो यहाँ पर E1 माइनस में E2 तो क्या था, KQ अपॉन में R माइनस dy/2 का होल स्क्वायर, माइनस में KQ अपॉन में मेरे पास R प्लस dy/2 का होल स्क्वायर। मैंने वैल्यू रखी है, कोई ज़्यादा नहीं हो, पीछे जो वैल्यू थी वही उठा के रखी है। यहाँ पर KQ कॉमन है, 1 अपॉन R माइनस dy/2 का होल स्क्वायर, और माइनस में 1 R प्लस dy/2 का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया, ये निकाल लिया मैंने अलग से। इसको लेके चलें तो क्या बन गया, R स्क्वायर माइनस में d²/4 का होल स्क्वायर। इसको मैंने यहाँ रख दिया, और इसको कहाँ रख दिया, यहाँ ये रख लिया, सॉल्व किया तो ये बन गया। R स्क्वायर ब्रैकेट को खोल दिया, और ब्रैकेट खोलने पर ये वैल्यू बनती है और एक ये वैल्यू बनती है, कैंसिल क्या हो गया, ये R स्क्वायर d²/4, R स्क्वायर d²/4 दोनों कैंसिल हो गए। वैल्यू क्या बची मेरे पास में, KQ 2RD अपॉन में R स्क्वायर माइनस में d²/4 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से E का मान क्या लिखा, अंदर सॉल्व कर दिया और कुछ नहीं है, 2KPR अपॉन में R स्क्वायर माइनस में d²/4 का होल स्क्वायर, और ये क्या लेके चल रहा हूँ, BP की दिशा में। और यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ, ज़रा किसी को ये लग रहा हो सर P कहाँ से आया, तो देखो Q ये रहा और D ये रहा, और QD किसके बराबर होता है, P के, मैंने सीधा P रख दिया। कहता है अगर मेरे पास D का मान बहुत छोटा हो, यानी दूरी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए, उसके मुकाबले दोनों आवेशों के मध्य का विस्थापन बहुत छोटा हो, तो उस दौरान मेरे पास d²/4 का मान R स्क्वायर की तुलना में बहुत नगण्य है। मैं कह रहा हूँ भाई एक तो 10 है और एक 0.1 है, तो क्या है, 0.1 हम हटा सकते हैं, कह देंगे जी कोई बात नहीं, 9.99 मेरे लिए ज़्यादा बड़ा है। तो वही काम किया, R स्क्वायर की तुलना में, तो हमने उसको नेगलेक्ट कर दिया, तो क्या बचा, 2KPR अपॉन में R की पावर 4, उसको लिख दिया 2KP अपॉन में R की क्यूब, और इसी को मैंने सदिश रूप में लिख दिया E वेक्टर बराबर 1/4πε0 और इसके ऊपर क्या लगा दिया, वेक्टर फॉर्म R की। इससे निष्कर्ष निकल गया कि मेरे पास में निष्कर्ष क्या निकल रहे थे, मैं उस पर आता हूँ थोड़ा सा। निष्कर्ष क्या निकला, पहला निकला कि E जो है वो मेरे पास में आवेश पर निर्भरता नहीं है, वो किस पर निर्भर है, इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के ऊपर निर्भर करती है। ये चीज़ मेरे पास इससे निकल कर आई। और दूसरी जो मेरे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम ये कह के चल सकते हैं कि मेरे पास में जो दिशा लेके चलते हैं बार बार, तो हम अधिकतर वो दिशा लेके चलेंगे। मान लेते हैं कि मेरे पास में जो ये P की दिशा है, हम इसी के अनुसार बात करेंगे कि दिशा किधर है। अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर ही है, P की दिशा भी यहीं लग रही है, P की दिशा के अनुसार हम उसका रिजल्टेंट देखेंगे कहाँ पर है, यानी परिमाण देखेंगे। अगर ये भी वही है और परिमाण भी उसी दिशा में मिल रहा है, तो हम P की दिशा को ही हम ये कह सकते हैं एक प्रकार से वो विद्युत क्षेत्र की दिशा है, इसलिए यहाँ धनात्मक लेके चल रहे हैं। तो ये निर्भरता मेरे पास में यहाँ से निकल कर आई कि किस किस पर निर्भरता दिखाती है। एक तो मेरे पास में ये इस पर निर्भरता है P पर, और दूसरा हम कह सकते हैं E प्रोपोर्शनल किसके है, R की घात -3 पर निर्भर करती है, यानी कितनी दूरी पर मैं उसको लेकर चल रहा हूँ उस पर भी निर्भरता ये यहाँ पर रखती है। क्षेत्र की तीव्रता Q पर नहीं, यानी Q पर ना होकर किस पर निर्भर करेगा, इस पर निर्भर है ये, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आज के लिए बहुत है, और एक बार इसको रीड ज़रूर करना, नहीं समझ में आए दोबारा रीड करना।